नमस्कार, मैं प्राध्यापक डॉक्टर अनूप दळवी, अध्यक्ष हिंदी विभाग RBNB कॉलेज श्रीरामपुर। आज हम SYBA इस कक्षा की सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा लिखित देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता इस कविता का अध्ययन करेंगे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म 15 सितंबर सन 1927 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ। शिक्षा दीक्षा बस्ती, वाराणसी और इलाहाबाद में हुई। परिमल संस्था और उनके सहयोगियों से उनका संपर्क लोहिया और उनकी समाजवादी विचारधारा से सक्सेना जी बहुत प्रभावित थे। तीसरा शतक के कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी नई कविता के प्रवर्तक हैं। दिनमान पत्रिका से उनका गहन संबंध था और उनमें चर्चे और चरखे उनका लोकप्रिय स्तंभ था। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की काव्य कृतियों में काठ की घंटियाँ, बांस के फूल, जंगल का दर्द, खुंटियों पर टंगे हुए लोग, कोई मेरे साथ चले, वह प्रसिद्ध है। साथ ही उनके उपन्यासों में सुने चौखटे, सोया हुआ जल, पागल कुत्तों का मसीहा, यह बहुचर्चित उपन्यास है। उनके कहानी संग्रह में कच्ची सड़क, अंधेरे पर अंधेरा, बदला हुआ कौन, यह बहुचर्चित कहानी संग्रह है। बकरी, यह उनका अत्यंत लोक प्रसिद्ध, जनप्रसिद्ध, लोकप्रिय ऐसा नाटक है। नई कविता के विकास यात्रा में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की छाप अमिट है। उनकी कविताएं समकालीन सामाजिक और राजनीतिक यथार्थ से ओतप्रोत है। देश की विसंगतियां और आम आदमी की स्थिति, यह उनकी कविताओं का केंद्रीय विषय रहा है। समय का सत्य कथन उनकी कविता का कवि धर्म था, कवि कर्म था। इस कथन के लिए उन्होंने नगर जीवन के साथ ग्रामीण जीवन को भी समेटने का प्रयास किया है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने अपनी कविताओं में स्वतंत्र भारत के वंचित, उपेक्षित, साधारण आम आदमी की पीड़ा को, उनके संघर्ष को वाणी देने का प्रयास किया है। संप्रेषण की सहजता, यह उनकी कहानियों की, उनकी कविताओं की विशेषता है। साधारण बोलचाल की भाषा, सार्थक नवीन बिंब प्रयोग, हल्का फुल्का व्यंग्य प्रयोग तथा विसंगति तथा विडंबना का निस्संग उद्घाटन उनकी शिल्पगत विशेषताएं हैं। वर्तमान कविता में जिन कवियों ने अपनी प्रासंगिकता बनाई रखी है, उसमें सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाम हिंदी साहित्य में अग्रणी है। आज हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता इस कविता का जो केंद्रीय विषय है, उसमें कहा जा सकता है कि इस कविता में कवि ने मनुष्य को सचेत करने का प्रयास किया है कि वह यदि अपने आँखों से अपने देश के किसी भी हिस्से को उपद्रवियों के द्वारा विध्वंस होते हुए अगर वह देखता है, तो वह कदापि वह न सोचे कि यह उपद्रव में मुझसे दूर है, दूसरों के घरों में है, मैं सुरक्षित हूँ, मेरा परिवार सुरक्षित है, मेरे रिश्तेदार सुरक्षित हैं, ऐसा कदापि वह न सोचे। कारण अग्नि का धर्म होता है कि अगर वह एक जगह लगती है तो धीरे धीरे उनका विस्तार होता है, और उसी तरह से यह उपद्रव एक न एक दिन वो तुम्हारे घर तक आएगा। इसीलिए अपने देश के साथ विद्रोह करने वाला कोई भी उपद्रवी हो, चाहे वह तुम्हारा यार
मित्र, रिश्तेदार या परिवार का कोई भी सदस्य हो तो उसे कभी भी माफ नहीं करना चाहिए। जैसे अपना एक घर होता है, परिवार होता है, उसी दृष्टि से अपना देश भी अपना एक परिवार है। इस व्यापक दृष्टि से हम लोगों ने उनकी ओर देखना चाहिए। उनकी कविता इस प्रकार है कि देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता। यदि तुम्हारे घर के, कवि कहते हैं, यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? ऐसा कतई नहीं हो सकता कि हमारे घर के एक कमरे में आग लगी हुई है और दूसरे कमरे में चैन की नींद हम लोग ले सकते हैं। हम लोग उसे बुझाने का प्रयास करेंगे। कवि कहते हैं, यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में लाशें सड़ रही हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? तो कभी भी नहीं कर सकते। अर्थात हमारे देश में एक जगह विध्वंस हो रहा है, बमबारी हो रही है, रक्तपात हो रहा है, तो ऐसे समय में अपने घर में हम लोग कभी भी चैन से नहीं बैठ सकते। कारण परिवार ये देश तक सीमित है और इसीलिए हम दूसरे कमरों में, अगर हमारे घर के एक कमरे में अगर लाशें सड़ रही है तो हम लोग दूसरे कमरे में बैठकर ईश्वर के सामने प्रार्थना नहीं कर सकते। कवि कहते हैं कि यदि ऐसी अवस्था में अगर तुम दूसरे कमरे में बैठकर प्रार्थना कर सकते हो या तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हुई है और दूसरे कमरे में बैठकर अगर तुम चैन की नींद ले रहे हो, यदि हाँ, तो मुझे तुमसे कुछ कहना नहीं है। तो कवि यह सोचते हैं कि तुम्हारी जो संवेदना है वो संवेदना समाप्त हो गई है और इसीलिए मुझे तुमसे कुछ भी नहीं कहना है, तुम्हारे साथ कुछ भी बोलना नहीं है। तुम संवेदन शून्य हो और जिनकी संवेदना शून्य हो जाती है या जो आदमी संवेदना शून्य हो जाता है वह इस बात का विचार नहीं कर सकता, अपने देश की व्यापकता का वह विचार नहीं कर सकता। इसीलिए कवि आगे कहते हैं, देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता। देश केवल कागज का नक्शा नहीं है, तो यह जीवित लोगों का देश होता है, जीवित मनुष्यों का देश होता है, इंसानों का देश होता है। देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता कि एक हिस्से के फट जाने पर बाकी हिस्से उसी तरह से शाबूत बने रहे। कागज का नक्शा अगर एक जगह अगर वो फट गया तो वह बाकी जगह वह नक्शा सुरक्षित रहता है, परंतु देश का ऐसा नहीं है कि वह एक जगह अगर वह आग लगती है, अगर वह फट जाता है तो उसका पूरा परिणाम जो है देशवासियों को सहना पड़ता है। मतलब धीरे धीरे यह आग या उनका फटना, यह धीरे धीरे उनका विस्तार हो जाता है। इसीलिए कवि कहते हैं, देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता कि एक जगह फट जाने पर बाकी हिस्से उसी तरह से साबुत बने रहे और नदियाँ, पर्वत, शहर, गांव वैसे ही अपने अपने जगह दिखे जो नक्शे में दिखाई देते हैं। परंतु अगर यह विद्रोह प्रारंभ हो गया, देश के साथ अगर विध्वंस प्रारंभ हो गया, देश के साथ कोई हमला हो गया, तो वह धीरे 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 उनका विस्तार होता है और वह सामान्य लोगों तक वह आता है। वैसे ही अपने अपने जगह देखे, मतलब ये नदियाँ हो, पर्वत हो, शहर हो, ये गांव हो, ये अपने अपने जगह सुरक्षित वह नक्शे पर दिखाई दे सकता है, लेकिन वास्तविक रूप में वह आग, उस विद्रोह की आग वहाँ तक फैल सकती है और आप अनमने रहें। मतलब आप उनके संदर्भ में आप लोगों की किसी भी प्रकार की विचारधारा व्यक्त न करें, आप उनसे अलगाव बरतते रहें, उनके साथ अपना कोई संबंध नहीं रखें। यदि तुम यह नहीं मानते तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। कवि कहते हैं कि यदि ये तुम में किसी तरह की कोई संवेदना नहीं है, अपना देश नक्शा हो या गांव की कोई नदियाँ हो, पर्वत हो, शहर हो, गांव हो, अगर वो आहत हो रहा है, परंतु उस आहत होने के साथ अगर अपना कोई संबंध नहीं है, आप तटस्थ रहते हैं, तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है।
कारण ऐसे संवेदन शून्य लोगों के साथ मैं रहना नहीं चाहता, मैं उनसे दूर जाना चाहता हूँ। और इसीलिए कवि कहते हैं, देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता कि एक हिस्से से फट जाने पर बाकी हिस्से उसी तरह से शाबुत बने रहे। और नदियाँ, पर्वत, शहर, गांव वैसे ही अपने अपनी जगह दिखे, अनमने रहे। यदि तुम यह नहीं मानते तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। अर्थात कवि ऐसे संवेदन शून्य लोगों के साथ नहीं रहना चाहते, मतलब जिसे अपने देश के साथ कोई लेना देना नहीं है। कवि आगे कहते हैं, इस दुनिया में आदमी की जान से बड़ा कुछ भी नहीं है। इंसान की जान, आदमी की जान, यह सबसे बड़ा है। न विश्वर आदमी की जान के सामने या उससे बड़ा कोई विश्वर नहीं है। अर्थात इस विश्वर का निर्माण भी मनुष्य ने किया है, वह उसे मानता है और विश्वर मनुष्य के लिए है। और इसीलिए कवि मानते हैं कि इंसान के आगे विश्वर बड़ा नहीं है। न ज्ञान, किसी भी प्रकार का जो ज्ञान है, विश्व का ज्ञान है, वह आदमी की जान से बड़ा नहीं है। न चुनाव, जो राजनीतिक लोगों के द्वारा लड़ा जाता है, और आप लोगों को पता है कि इस राजनीतिक षड्यंत्रों के कारण या विविध प्रकार के हथखंडों के कारण अनेक प्रकार की हत्याएं की जाती है। लोगों में, उनके मन में जहर बोया जाता है, उनमें अलगाव किया जाता है और उनमें रक्तपात की क्रांति की जाती है। और इसीलिए किसी भी प्रकार का विश्वर, कि जिस विश्वर के नाम पर हम लोगों का विभाजन करते हैं, ज्ञान विचारधारा के नाम पर लोगों का विभाजन करते हैं, न चुनाव, मतलब यह राजनीतिक जो लोग हैं, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी प्रांत के नाम पर जो मनुष्य का विभाजन करते हैं, वह इंसान से कोई भी बड़ा नहीं है। इसीलिए कवि कहते हैं, कागज पर लिखी कोई भी इबारत, मतलब कागज पर लिखी हुई कोई भी संपत्ति कि जो उनका प्रमाण हो, संपत्ति का प्रमाण हो, वो कागज पर लिखी हुई कोई इबारत फाड़ी जा सकती है। वो कागज सहज रूप में फाड़ा जा सकता है और जमीन के 7 परतों के भीतर गाड़ी जा सकती है। मतलब वह कागज है, मनुष्य है, मनुष्य अमूल्य है। और इसीलिए मनुष्य अमूल्य होने के कारण उनकी किसी के साथ कभी तुलना नहीं हो सकती। मनुष्य अमूल्य है, उससे बड़ी कोई संपत्ति नहीं है, उससे बड़ी कोई जायदाद नहीं है, उससे बड़ा कोई विश्वर नहीं है, ज्ञान नहीं है, न किसी प्रकार की राजनीतिक पार्टी उससे बड़ी नहीं है। कारण यह संपत्ति वह नष्ट होती है। कवि कहते हैं, जो विवेक खड़ा हो लाशों को टेक, वो अंधा है। अर्थात जो विचारधारा जो होती है, जो विचारधारा सर्वसामान्य लोगों के मन मस्तिष्क पर अंकुरित की जाती है, अगर उसकी नींव लाशों को टेक कर, अर्थात वह तानाशाही प्रवृत्ति पर अगर वह खड़ी हो, या आतंकवाद के प्रवृत्तियों पर अगर खड़ी हो, या किसी घृणा या द्वेष की प्रवृत्ति पर अगर खड़ी हो, तो वह अंधा है। अर्थात वह देश, वह विवेक अंधा होता है। अर्थात धर्म कौन सा भी हो, किसी भी धर्म हो, हर धर्म का इंसानी संदेश एक ही होता है। कौन सा भी धर्म हो, वो रक्तपात करने की सीख कभी नहीं देता। परंतु यदि कोई विचारधारा उसी रक्तपात को लेकर, उसी भेदभाव को लेकर, उसी विषमता को लेकर अगर वह खड़ी होती है, तो वह विवेक विचारधारा वह अंधी है, अंधा है। जो शासन चल रहा बंदूक की नली से, हत्यारों का धंधा है। यदि कोई शासन तानाशाही प्रवृत्ति से अगर वह देश चला रहा है, वह तनी हुई बंदूक के हत्यारों का धाक दिखाकर अगर वह अपना शासन चला रहा है, तो यह हत्यारों का धंधा है। वो शासक नहीं है, वह हत्यारे हैं, हत्यारों का वह धंधा है। कवि कहते हैं, यदि तुम यह नहीं मानते तो मुझे अब एक क्षण भी तुम्हें नहीं सहना है। अगर तुम यह नहीं मानते, अगर अहिंसा को तुम स्वीकार नहीं करते, तानाशाही प्रवृत्तियों को अगर तुम अपनाते हो, हत्याओं के द्वारा अगर इस देश का अगर तुम सुशासन के सपने देखते हो, तो वह कभी संभव नहीं है। अगर यदि
इस तानाशाही प्रवृत्ति से अगर तुम इस देश को चलाते हो तो कवि कहते हैं अब एक क्षण भी तुम्हें नहीं सहना है। अगर तुम्हारी प्रवृत्ति अगर हिंसा के आधार पर बनी हुई है, तानाशाही प्रवृत्ति के आधार पर बनी है, तो मुझे तुम्हारे साथ एक क्षण भी नहीं रहना है और नहीं तुम्हें सहना है। तुम्हारा मार्ग अलग है, मेरा मार्ग अलग है। कवि कहते हैं याद रखो, एक बच्चे की हत्या, एक औरत की मौत, एक आदमी का गोलियों से चिथड़ा तन किसी शासन का नहीं, संपूर्ण राष्ट्र का पतन होता है। कवि कहते हैं कि हमारे देश का अगर एक बच्चा है, उस बच्चे की हत्या अगर कर दी गई तो वह हत्या उस बच्चे तक सीमित नहीं है, वह हत्या उस औरत तक सीमित नहीं है, या अगर गोलियों से किसी आदमी का जो तन है, शरीर है, गोलियों से उनका तन अगर चिथड़ा हो गया है तो वह तन, वह शरीर किसी शासन का नहीं है, तो वह संपूर्ण राष्ट्र का पतन होता है। तो मान लीजिए कि अगर तुम्हारे देश में किसी बच्चे की हत्या होती है, किसी औरत की मौत होती है, या किसी आदमी को गोलियों के द्वारा अगर मारा जाता है, तो यह प्रवृत्ति, यह हिंसात्मक, यह जो प्रवृत्ति है वह हिंसात्मक प्रवृत्ति तुम्हारे देश का ह्रास का प्रतीक है, तुम्हारे देश की पतनशीलता का प्रतीक है। और इसीलिए हर देश का, अपने देश के हर बच्चे का, औरत का, आदमी का, इंसानों का हिफाजत करना, उनकी रक्षा करना, उन्हें सुरक्षितता देना, यह हर राष्ट्र का अपना कर्तव्य होता है, उनका दायित्व होता है। यदि वह देश नहीं करता तो वह राष्ट्र पतनशीलता की ओर जाता है, कि जो राष्ट्र अपने देश की आदमी की, अपने देश के इंसानों की रक्षा नहीं करता। व्यक्तिवादिता महत्वपूर्ण है, इंसान महत्वपूर्ण है, और इंसान के लिए सब कुछ बना हुआ है। जिस इंसान का रक्षण, उनका संरक्षण, यह हर देश का आद्य कर्तव्य होता है। कवि कहते हैं ऐसा खून बहाकर धरती में जज्ब नहीं होता। इस तरह से बच्चों का खून बहाकर, औरतों का खून बहाकर, इंसानों का खून बहाकर इस धरती का कल्याण नहीं होगा। आकाश में फहराते झंडों को काला करते हैं। अगर स्वतंत्रता के नाम पर जो झंडा तुम फैला रहे हो, जो ध्वज तुम फैला रहे हो, या जिस शान के साथ वह ध्वज फहरा रहा है, उस स्वतंत्रता को तुम काला करते हो, उसे गंदा करने का तुम काम करते हो, बदनाम करने का काम करते हो। आकाश में फहराते झंडे को काला करते हैं। जिस धरती पर फौजी बूटों के निशान हो और उन पर लाशें गिर रही है, अर्थात हमारे देश के जो जवान हैं, जिस धरती पर फौजी बूटों के निशान, अर्थात हमारे जो सेनानी है, वह दिन रात जागकर अपनी सीमाओं पर अपने देश का रक्षण करते हैं। और इसी तरह से हर देश के या उस देश के जो सेनानी है, जो फौजी भाई है, वह दिन रात जागकर अपने देश का रक्षण करते हैं। और उनके बावजूद अगर तुम्हारे देश में अगर लाशें गिर रही है तो वह किसी गर्व की बात नहीं है, वह तुम्हारी पतनशीलता का वह पद चिन्ह होता है। कवि कहते हैं वह धरती यदि तुम्हारे खून में आग बनकर नहीं दौड़ती तो समझ लीजिए तुम बंजर हो गए हो। अगर तुम्हारे देश में किसी बच्चे की हत्या हो गई, किसी औरत की मौत हो गई, किसी आदमी को गोलियों के द्वारा मार दिया गया, मतलब तुम्हारे देश में अगर कोई हिंसा होती है और वह हिंसा होने के बावजूद भी यदि अन्य लोग, अन्य समाज अगर उस विद्रोह के सामने, उस अत्याचार के सामने अगर खड़ा नहीं होता, तो कवि कहते कि तुम्हारे खून में अगर वह रग, वह धरती अगर खड़ी नहीं होती उस विद्रोह के खिलाफ, उस अन्याय के खिलाफ, तो समझ लीजिए तुम बंजर हो गए हो, मतलब तुम बांझ हो गए हो, मतलब तुम मनुष्यता के नाम पर, इंसान के नाम पर कलंक हो, जिससे कुछ निर्माण नहीं हो सकता। मतलब अपने देश का पतन होते हुए देखकर, अपने देश में हिंसाएं होते हुए देखकर यदि चुपचाप अगर तुम सहते हो
तुम्हारा खून उसके प्रति विद्रोह करने के लिए अगर उबलता नहीं तो मान लीजिए तुम बंजर हो गए हो, तुम बांझ हो गए हो। कवि कहते हैं कि जिन लोगों को अपने देश के संदर्भ में कोई लेना देना नहीं, ऐसे संबंध में, ऐसे लोगों के संबंध में कवि कहते हैं तुम्हें यहाँ सांस लेने का नहीं है अधिकार। अगर अपने देश के खिलाफ हो रहे विद्रोह को देखकर, अन्य अत्याचार को देखकर अगर तुम्हारा खून नहीं उबलता तो तुम्हें यहाँ सांस लेने का भी अधिकार नहीं है। मतलब इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारे लिए नहीं रहा यह संसार, यह संसार तुम्हारे कुछ भी काम का नहीं है, या तुम्हें यहाँ रहने का तनिक भी अधिकार नहीं है। तुम इस धरती पर सांस तक नहीं ले सकते। यदि तुम्हारे देश के खिलाफ अगर कोई विद्रोह करता है और आप अगर कुछ बोल नहीं सकते तो तुम्हें यहाँ रहने का तनिक भी अधिकार नहीं है। कवि कहते आखिरी बात बिल्कुल साफ, कवि कहते आखिरी बात बिल्कुल साफ, किसी हत्यारों को कभी मत करो माफ। अगर कोई हत्यारा है, कोई आतंकवादी है या तानाशाही प्रवृत्ति का कोई आदमी है और वह हत्यारा, कवि अत्यंत स्पष्टता से कहते हैं अगर वह जो हत्यारा है जो अपने देश के खिलाफ विद्रोह करता है, ऐसे आदमी को कभी भी क्षमा नहीं करनी चाहिए, उसे कभी भी माफ नहीं करना चाहिए। चाहे हो तुम्हारा यार जो देश के खिलाफ विद्रोह करता है, चाहे वो तुम्हारा मित्र हो, तुम्हारा यार हो, कुछ भी हो, तुम्हारा रिश्तेदार क्यों न हो, चाहे धर्म का ठेकेदार, धर्म का ठेकेदार। आप लोगों को पता है कि हर धर्म का कोई ना कोई ठेकेदार होता है और वह ठेकेदार अपनी जनता को, अपने लोगों को दूसरे धर्म के खिलाफ भड़काता है और उसमें रक्तपात की वह क्रांति करता है। और इसीलिए कवि ऐसे लोगों को धर्म का ठेकेदार कहते हैं। चाहे लोकतंत्र का स्वनाम धन्य पहरेदार, चाहे इस देश का जो लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, उस प्रजातंत्र का कोई पहरेदार अर्थात राजनेता क्यों न हो, जो राजनेता धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को एक दूसरों के खिलाफ लड़ाता है या अपने देश के खिलाफ विद्रोह करता है, अपने देश के खिलाफ विश्वासघात करता है, ऐसे विश्वासघात करने वाले, अपने देश में हिंसा करने वाले, ऐसे किसी भी आदमी को हम लोगों ने कभी भी माफ नहीं करना चाहिए। और इसीलिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कहते हैं आखिरी बात बिल्कुल साफ, किसी हत्यारों को कभी मत करो माफ, चाहे हो तुम्हारा यार मित्र हो, चाहे धर्म का ठेकेदार, किसी भी धर्म का ठेकेदार हो, चाहे लोकतंत्र का स्वनाम धन्य पहरेदार। मतलब जो हमारे देश के खिलाफ विद्रोह करता है, ऐसे विद्रोह करने वाले किसी भी आदमी को कभी भी क्षमा नहीं करनी चाहिए जो अपने देश के खिलाफ उठता है। अर्थात सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने उनकी देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता, इस कविता में उन्होंने यह बताने का यह प्रयास किया है कि देश केवल कागज का नक्शा नहीं है, बल्कि जीवित लोगों का यह देश है जिनमें संवेदना होनी चाहिए, एक दूसरों की आत्मीयता होनी चाहिए, कि जिन्होंने एक दूसरों के विचारों की हिफाजत करना चाहिए, सुरक्षितता करना चाहिए। वह अपने देश के हर इंसान का, हर नागरिक का कर्तव्य है। यही बताने का प्रयास सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने प्रस्तुत कहानी के माध्यम से किया है। धन्यवाद।